स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पे। तो ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की 13वीं क्लास है। इससे पहले की क्लासेस ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पे के प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई हैं, जाके आप लोग वहां से आसानी से देख सकते हैं और सारी वीडियो का पीडीएफ भी आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग इस वेबसाइट पे जाइए globaliti.org। globaliti.org इस वेबसाइट से जाके आसानी से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और मॉक टेस्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं। देखो जो ग्लोबल आईटीआई टीम आपको लगातार क्लासेस प्रोवाइड कर रही हैं, तो थोड़ा सा आप लोग भी अपना एफर्ट डालो, थोड़ा सा आप भी अपना मेहनत करो। अब एग्जाम पास में आने वाला है, तो जो कंटिन्यू मेहनत करता रहेगा वो एकदम कंफर्म है कि एग्जाम में भी अच्छा करेगा और उसके बाद भी वो अच्छा करेगा। जो केवल इस मोटो से पढ़ रहा है कि चलो हमको केवल एग्जाम ही पास कर लेना है, तो एग्जाम तो भाई कभी भी पास हो जाएगा कोई भी। इस इतने गर्मी में यदि कोई लगातार पढ़ रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट दिखेगा ना भाई। जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। देखो एक कहावत, एक कोटेशन है कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, वो केवल लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो यदि आपको इतिहास बदलना है तो रोज रोज मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। भाई केवल एग्जाम पर्पज से न पढ़ो, रोज रोज मेहनत करेंगे तो वो जो पढ़ाई होती है वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में स्टोर हो जाती है। और जो एक दिन एग्जाम से एक दिन पहले की पढ़ाई होती है वो बस केवल एग्जाम तक ही सीमित रहती है, उसके बाद खत्म, सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके बाद आपके दिमाग में कुछ नहीं रहता। चलिए ठीक है, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग रोज रोज क्लास आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप भी रोज रोज मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। प्रतिदिन मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट कुछ अच्छा आपको अपने लाइफ में देखने को मिलेगा। चलो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि यदि एक रॉड 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर लंबा और 100 डिग्री सेल्सियस पर 100.14 मीटर लंबा पाया जाता है, तो उसका लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या है, उसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या है। रेखीय प्रसार गुणांक कैसे निकालेंगे? देखो भाई, रेखीय प्रसार गुणांक निकालने के लिए हम लोग बेसिकली करते ये हैं कि रेखीय प्रसार गुणांक निकालने के लिए हम लोग प्रारंभिक लंबाई और अंतिम लंबाई दोनों को माइनस कर देते हैं। ठीक है, रेखीय प्रसार, पहले तो रेखीय प्रसार निकालो। रेखीय प्रसार इसमें कितना हो? रेखीय प्रसार निकालने के लिए हम लोग करते ये हैं कि अंतिम लंबाई माइनस प्रारंभिक लंबाई, अंतिम लंबाई माइनस प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, अंतिम लंबाई कितनी है भाई? 100.14 माइनस का 100, तो ये कितना बचा? ये 0.14 सेंटीमीटर, 0.14 सेंटीमीटर बचा। ठीक है, अच्छा इतना तक तो क्लियर है सबको? इतना में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना? अब इसके आगे आपने रेखीय प्रसार तो निकाल लिया, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है रेखीय प्रसार गुणांक। तो देखिए रेखीय प्रसार का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे फॉर्मूला होता है डेल एल इज इक्वल टू एल इंटू अल्फा इंटू डेल टी। डेल एल इज इक्वल टू एल इंटू अल्फा इंटू डेल टी। जहां पे ये क्या है? यहाँ पे ये क्या है? ये लंबाई में परिवर्तन है, ये जो आया है ये डेल एल है। ठीक है, एल क्या है? एल आपकी प्रारंभिक लंबाई होती है। ये जो एल है ये प्रारंभिक लंबाई होती है। ठीक है, प्रारंभिक लंबाई। और ये अल्फा क्या होता है भाई? यही होता है आपका रेखीय प्रसार गुणांक। ये होता है आपका रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, और ये क्या होता है भाई? ये होता है आपका राइज इन टेम्परेचर या रेज इन टेम्परेचर या तापमान में परिवर्तन। ठीक है, तापमान में परिवर्तन कितना है तो ये भी निकाल लो, डेल टी यहाँ पे निकाल लो। डेल टी इक्वल टू क्या होगा? T2 माइनस T1। T2 कितना है भाई? T2 है आपका 100 और T1 कितना है? 20। तो 100 माइनस 20 कर दो तो कितना बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे बच जाएगा आपका 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब चलो ये दोनों वैल्यू बस इस फार्मूला में पुट कर दो। जो जो वैल्यू आपको मिल गई है वो वैल्यू बस इस फार्मूले में पुट करो, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। देखो भाई
इसका वैल्यू आपको पता है, डेल एल की वैल्यू मिल गई है आपको। डेल एल की वैल्यू कितनी है? 0.14, 0.14 ये आया हुआ है, ठीक है। यहां तक तो सही है। चलो मैं पेन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं ताकि आपको वैल्यू क्लियर पता चल जाए। अच्छा, एल की वैल्यू कितनी है? इस एल की वैल्यू यही तो है, प्रारंभिक लंबाई कितना है? प्रारंभिक लंबाई 100 है, तो हमने यहाँ पे रख दिया 100, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अल्फा, अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है तो यहाँ पे लिख लो अल्फा, ऐसे ही, ठीक है। डेल टी, डेल टी की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल रखा है। डेल टी की वैल्यू कितनी है? डेल टी की वैल्यू 80 है। अब चलो यहां से इसको सॉल्व करो। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 0.14 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 80, ठीक है। इतना तो बन गया। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका 0.14, इसको 0.14 मत लिखो, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। देखो इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं और 10 की घात मैं घटा दे रहा हूं, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया 14, 14 गुणे 10 की पावर माइनस 2, 14 गुणे 10 की पावर माइनस 2 बटा में 8 गुणे 10 की पावर 4, 8 गुणे 10 की पावर 4। यदि इतना मैं लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए किसी को? इतना यदि मैं लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना भाई? 10 की पावर 4 नहीं, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। देखो ये एक जीरो और ये एक जीरो, तो दो जीरो और एक जीरो मिलकर 3 जीरो बन जाएंगे ना। अब देखो ये कितना बन जाएगा? अब ये जो नीचे वाला घात है, ये नीचे वाला घात ऊपर चल जाएगा, तो ये बना आपका 14 गुणे 10 की पावर माइनस 2 गुणे 10 की पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 8। तो अब ये आपका बन जाएगा 1.75 गुणे, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये बेस समान है, बेस समान है तो घात क्या हो जाएगी? घात आपस में जुड़ जाएगी, तो ये 10 की पावर माइनस 5 पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस। क्योंकि क्या पूछा है आपसे? आपसे रेखीय प्रसार गुणांक पूछा है, तो रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक मैं आपको बताया था कि नंबर पर डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये आ गया आपका नंबर पर डिग्री सेल्सियस 1.75 × 10 की पावर माइनस 5। ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ऑप्शन बी, बी फॉर बाहुबली, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? यही तो कहलाती है आपकी विशिष्ट ऊष्मा। अभी मैं पिछले वीडियो में आपको बताया हूं, पिछला वीडियो जो भी देखा होगा, यदि नहीं देखे तो आप लोग को पीछे प्लेलिस्ट पे जाके थोड़ा सा देख लीजिए पिछला वीडियो, उसमें मैं काफी अच्छे से बताया था विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। 1 डिग्री सेल्सियस किसी भी पदार्थ का, किसी भी मटेरियल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है वही आपका होता है विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है जूल पर केजी, उसका मैं मात्रक भी आपको लिखवाया था। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल पर केजी, ये मैं आपको लिखवाया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चल अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितना हीट रिक्वायर्ड है किसके लिए? अच्छा क्यू, क्यू की वैल्यू पूछा है, यहाँ पे क्यू की वैल्यू पूछा है। क्यू की वैल्यू क्या होगा? देखो दे रखा है आपको एम, एम दे रखा है, T1 T2 दे रखा है, और एस, एस कहिए या फिर यही है आपका विशिष्ट ऊष्मा, ये है आपका विशिष्ट ऊष्मा। एस कहिए, कहीं कहीं पे एस से दिखाया जाता है, कहीं कहीं एस सी से प्रदर्शित किया जाता है, विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। मैं आपको पिछली वीडियो में फॉर्मूला बताया था, एम इज क्यू इक्वल टू क्या होता है भाई? क्यू इक्वल टू होता है एम एस इंटू डेल टी, एम एस इंटू डेल टी। एम एस लिखे या फिर सी लिखे, मैं यहाँ पे पिछले वीडियो में सी लिखा था, यहाँ पे मैं एस लिख दिया हूँ क्योंकि यहाँ पे एस दिया है, बाकी आप सी लिखिए एस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्यू इक्वल टू क्या होगा भाई? देखो एम की वैल्यू दे रखा है 120, मैं 120 यहाँ पे रख दिया, 120 रखा तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। अच्छा अब मैं यहाँ पे एस की वैल्यू रख रहा हूँ, एस की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? एस की वैल्यू दे रखी है 4.2, 4.2। और देखो यहाँ पे डेल टी का मान रखना है, तो देखो यहाँ पे याद रखना है कि डेल टी इक्वल टू होता है T2 माइनस T1। डेल का मतलब ही होता है दो चीजों का डिफरेंस, डेल का मतलब ही होता है दो चीजों का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे दो तापमान आपको दिया हुआ है, दो तापमान का डिफरेंस यहाँ पे निकाल लीजिए, तो ये 85 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 85 माइनस 20 65 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 65 डिग्री सेल्सियस।
तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा। तो अब इसको गुणा कर लो, ये 12 गुणे 42 गुणे 65, 12 गुणे 42 गुणे 65, इसको जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, देखो ये मैं थोड़ा बहुत कर दे रहा हूँ, 12 पचास 60, 12 छक 72, 72 6 78, हाँ ठीक है, 780 गुणे 42, 780 गुणे 42 करेंगे 7 चौक 28, मतलब कि लगभग आएगा ये वैल्यू आएगी 32,760, 32,760 किलो जूल। ठीक है, 32,760 किलो जूल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैं आपको पिछली वीडियो में लिखवा चुका हूं, ये तो याद होगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक, ये से यहाँ गलत लिख दिया है, तक 85.5 ग्राम रेत का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। यहाँ पे भी फिर क्यू आपसे पूछा है, यहाँ पे भी फिर आपसे क्यू पूछ दिया है, क्यू पूछा है। क्यू की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे भाई, फॉर्मूला अप्लाई कर लो, बस सिंपल सा फॉर्मूला जो आपके पास है, क्यू इक्वल टू एम एस डेल टी, एम एस डेल टी। यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, एम की वैल्यू दे रखी है 85.5 ग्राम दिया है यहाँ पे। ये याद रखना कि ये ग्राम में दिया है डाटा, ये डाटा आपको ग्राम में दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि Q इक्वल टू, थोड़ा सा डाटा पे लिखने के लिए स्पेस चाहिए, Q इक्वल टू एम एस डेल टी, और टेम्परेचर डेल टी इक्वल टू कितना होगा भाई, T2 माइनस T1 ना, T2 माइनस T1 निकाल लो। यहाँ पे 35 माइनस 20 कितना हो जाएगा, ये 35 माइनस 20 हो जाएगा आपका 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब आप निकाल लो एस की वैल्यू दे रखी है, देखो हिंदी वाले में एस नहीं दिया है जबकि इंग्लिश वाले में एस दिया हुआ है, तो आप लोग हमेशा थोड़ा सा इंग्लिश वाला प्रिफर करिएगा। जब भी आप लोग जिस भी एग्जाम में बैठिए, इंग्लिश वाला वर्जन जरूर आप लोग ध्यान से देखिएगा। यदि हिंदी में कुछ गलत दिया है तो इंग्लिश में जो क्वेश्चन लिखा है उस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। देखो एस की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 0.1। अब चलो जो वैल्यू गिवन है आपको बस वैल्यू पुट कर दो। Q इक्वल टू कितना होगा भाई, Q इक्वल टू हो जाएगा 85.5 गुणे S की वैल्यू 0.1 और इसकी वैल्यू डेल टी की वैल्यू कितनी है भाई 15। चलो अब इसको गुणा करो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8.55, इसका मल्टीप्लाई में इसमें किया गुणे 15, तो अब इसको गुणा कर लो, 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 पचे 75, 75 7, 75 7 कितना हो जाएगा 82 के 2 हासिल 8, और 15 बटे 20 120, 15 बटे 120 और 8 128, 2 डिजिट पे पॉइंट लगा लो, 2 डिजिट पे पॉइंट लग गया, 128.25 128.25 जूल, 128.25 जूल। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चल भाई अगला क्वेश्चन देखो, मटेरियल की विशिष्ट ऊष्मा क्या है। यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा पूछा है आपसे, यहाँ पे आपसे विशिष्ट ऊष्मा पूछा है, अभी तक ऊष्मा पूछ रहा था लेकिन यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा पूछ दिया है। यदि 50 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान बढ़ाने के लिए 510 कैलोरी की आवश्यकता होती है, 510 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अब देखो फिर यहाँ पे एक डाटा आपको मिसिंग है हिंदी वाले में, भाई एम तो दिया नहीं, एम नहीं दिया तो फिर कैसे करोगे क्वेश्चन को। देखो इंग्लिश वाला, इसमें क्यू की वैल्यू दे रखा है, ये क्यू की वैल्यू, हाँ देखो यहाँ पे एम की वैल्यू दिया है जबकि ये हिंदी वाले में एम की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पे डेल टी की वैल्यू दे दे, यहाँ पे टी की वैल्यू मतलब ये T1 है और ये आपका T2 है। चलो लिख लो जो डाटा गिवन है आपको। क्यू की वैल्यू कितना दे रखा है भाई, क्यू की वैल्यू 510 है, एम की वैल्यू है 170 ग्राम, ठीक है। T1 की वैल्यू आपको दिया है 50 डिग्री सेल्सियस, T2 की वैल्यू आपको दिया हुआ है 80 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से डेल टी निकालो, डेल टी कितना हो जाएगा 80 माइनस 50 करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 30। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका Q इक्वल टू एम एस डेल टी,
एम एस डेल टी। तो ये यहाँ से एस निकालना है, स्पेसिफिक उष्मा यही एस है ना, एस एस यहाँ से हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई एम डेल टी। एम डेल टी, क्यू का मान कितना है भाई, क्यू का मान है 510 डिवाइड बाई एम का वैल्यू कितना है 170, 170 गुणे 30, 170 गुणे 30। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से सॉल्व करो तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका 17, ये हो गया आपका 17, ठीक है 17 हो गया। तो ये बच्चा आपका 17 बटा में 170, 17 बटा में 170, 17 बटा में 170 बचा। तो ये कितने बार में कट जाएगा, ये 10 बार में कट जाएगा ना, 1/10, 1/10 बराबर 0.1, 0.1 ये हो जाएगा आपका विशिष्ट उष्मा 0.1, ठीक है 0.1 आपका हो जाएगा विशिष्ट उष्मा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि कैलोरी में 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक 300 ग्राम तांबे के तापमान को बढ़ाने के लिए कितनी मात्रा की उष्मा आवश्यक होती है, विशिष्ट उष्मा। अच्छा देखो इसका विशिष्ट उष्मा दे रखा है, मतलब कि एस दे रखा है, यहाँ पे T1 T2 दे रखा है और फिर यहाँ पे M भी दे रखा है। क्यों नहीं निकाल लोगे, क्या क्यों नहीं निकाल पाओगे, मैं केवल फॉर्मूला पुट कर रहा हूं, मैं सीधे आंसर आपको बता रहा हूं। चलो देख लो यहाँ पे क्यों, देख जो डाटा गिवन है उसको लिख लो। T1 इक्वल टू दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, T2 इक्वल टू दिया हुआ है आपको 75 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से डेल टी कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से डेल टी हो जाएगा 75 डिग्री सेल्सियस माइनस 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा आपका डेल टी, ठीक है। एम कितना हो जाएगा, एम आपको दिया हुआ है 300, एम आपको दिया हुआ है 300 ग्राम, 300 ग्राम। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्यू, क्यू इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करिए एम एस डेल टी, एम एस डेल टी। एम की वैल्यू कितना है 300, एस की वैल्यू कितना है भाई 0.092, ठीक। डेल टी की वैल्यू कितना है, डेल टी की वैल्यू है आपका 50, डेल टी की वैल्यू कितना है 50। अब देखो इस दो जीरो से इस दो जीरो को खत्म कर दो, मतलब टोटल तीन जीरो है ना, तो ये तीनों इधर आ जाएगा, मतलब कि हो जाएगा 3 गुणे 92 गुणे 5, 3 गुणे 92 गुणे 5। अब इसको गुणा करके लिख दो, 5 3 15 हो जाएगा, 15 का गुणा करो इसमें तो 15 15 दूनी 30, 15 9 45, सॉरी 15 9 135, 135 और 3 135 3 138, 135 3 138, तो ये हो जाएगा 1380 कैलोरी जूल। तो यहां से इसको 1380 जूल हुआ ना, तो इसको यदि केजी में चेंज करना है तो 1 से भाग कर दो 1000 से, तो 1380 डिवाइड बाई 1000 यदि कर देंगे हम लोग तो यहां से कितना बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा आपका 1.38 के किलो कैलोरी, ये किलो कैलोरी। ये आपका किलो कैलोरी में नहीं था, ये ग्राम में था ना, क्योंकि हमने यहाँ पे एम ग्राम में लिया है, ये एम आपको दिख रहा है, ये मैं ग्राम में लिया हूं। यदि मुझे इसे किलो में चेंज करना है तो किलो में चेंज करने के लिए हम लोग 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से भाग देंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1.38 किलो कैलोरी, 1.38 किलो कैलोरी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला है फोर्जिंग के उद्देश्य से 400 किलोग्राम वजन वाले तांबे के पिंड द्वारा 40 डिग्री सेल्सियस से 72 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर कितनी उष्मा अवशोषित की जाती है। तांबे का विशिष्ट उष्मा 0.09 दिया हुआ है, तांबे की विशिष्ट उष्मा 0.09 दिया हुआ है। चल भाई अब इस क्वेश्चन को भी करने के लिए बस वही सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों को अप्लाई करना है। T1 इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस दिया है, T2 इक्वल टू दिया है आपको 72 डिग्री सेल्सियस, तो डेल टी यहां से निकल जाएगा, डेल टी कितना हो जाएगा 72 माइनस 40 मतलब कि 32 डिग्री सेल्सियस, यहां से आपका डेल टी हो गया, ठीक। एम कितना हो गया, एम हो गया आपका 400 एम दिया हुआ है, ये आपको किलो में दिया है, किलो में ही रहने दो उसको, अच्छी बात है। यहां से एस की वैल्यू लिख लो, एस की वैल्यू 0.09। चलो अब हमें निकालना है क्यू, अवशोषित उष्मा निकालनी है क्यू।
Q इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करो एम एस डेल टी। एम एस डेल टी, एम की वैल्यू कितना है भाई 400, एस की वैल्यू है 0.09, टी की वैल्यू है आपके पास 32, टी की वैल्यू है 32। चलो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, मतलब कि 4 गुणे 9, 4 गुणे 9 गुणे 32, तो ये कितना होगा, ये 36 गुणे 32 कर दो, इसको 36 गुणे 32 करोगे तो ये यहाँ से कितना बन जाएगा, ये 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक, 2 तिहाई 6 और 6 18, 18 6 24, 24 1 25, 24 1 25 का 5, 24 1 25 का 5 हासिल 2 और 33 का 9, 9 2 11, 1152 किलो कैलोरी, 1152 किलो कैलोरी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये गुणा मैं कैसे किया हूं, ये गुणा कैसे किया हूं, ये गुणा करने का एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको सिखा दे रहा हूं। देखो एक लाइन में मैंने कैसे गुणा किया है, ये चीज भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखो एक लाइन में गुणा करने के लिए इसका इसके साथ गुणा कर देती है, दो दूनी का सॉरी 2 6 का 12 हो जाएगा, 12 का 2, आपके पास से कैरी बचा 1, कैरी 1 बचा। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, दोनों को जोड़ दो, 2 तिहाई 6, 6 और 3 6 18, 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा भाई, 18 प्लस 6 कितना हुआ 24, 24 हो गया ना। और एक कैरी आपके पास बचा हुआ था तो 24 1 25, 25 का मैं यहाँ पे 5 लिख दिया, कैरी बच गया यहाँ पे 2। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया मैं तो कितना हुआ, 33 का 9, 9 2 11। चलो ये कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, ये मैं आपको जब कैलकुलेशन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको ये छोटे छोटे जो भी आपके फार्मूले हैं, ये फार्मूले सब मैं बता दूंगा ताकि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा तेज हो जाए। चलो ऑप्शन सी यहाँ तो बिल्कुल सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ये क्वेश्चन तो हम लोग कर लिया है, ये क्वेश्चन कैसे रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन तो हम लोग कर लिया है ना, हाँ ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हाँ हाँ रिपीट हो गया। देखो यहाँ पे सीरियल नंबर गड़बड़ हो गया, 142, 142 के बाद सीरियल नंबर गड़बड़ हो गया, चलो कोई बात नहीं। इनमें कौन सा उष्मारोधक है, इनमें कौन सा उष्मारोधक है, इसमें से उष्मारोधक कौन सा है भाई? देखो आप लोग जानते हो कि जो पानी वाला बोतल होता है, पानी वाले बोतल के बीच में क्या भरा जाता है, जैसे पानी वाला बोतल आते हैं ना कि उसमें पानी भर दो तो 24 घंटे तक पानी ठंडा ही रहता है, यदि गर्म पानी भरो तो उसमें वो पानी गर्म ही रहता है। उसमें बीच में थर्माकोल भर दिया जाता है। थर्माकोल क्या है? थर्माकोल हीट का कुचालक है, उष्मा का कुचालक है। यदि एक साइड टेम्परेचर आप बढ़ाते जा रहे हो तो दूसरे साइड उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये होता है थर्माकोल का प्रभाव। थर्माकोल उष्मा का कुचालक माना जाता है इसे। ये क्या है? ये उष्मा का कुचालक है, उष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, इसीलिए इसका यूज हम लोग वो वहां पे करते हैं जहां हमें टेम्परेचर को एक ही तरफ मेंटेन रखना है। जैसे मान लो कि आपका थर्माकोल वाला बॉटल हो गया, या फिर जो भी आपके फ्रीजिंग टाइप के, या जो भी आपके एक हीट पॉट होता है जिसमें रोटी रखा जाता है, रोटी आपकी ज्यादा देर तक गर्म बनी रहती है, तो वहां पे भी थर्माकोल इसके नीचे यूज किया जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, किसमें उष्मा चालकता सर्वाधिक होती है? उष्मा चालकता किसमें सर्वाधिक होती है? भाई इतना जान लो कि सबसे ज्यादा उष्मा चालकता आपके ठोस में होती है, इसके बाद फिर द्रव में होती है, इसके बाद गैस में होती है। तो यहाँ पे देखो कोई ठोस है क्या? यहाँ पे देखो कोई ठोस है? सबसे पहले आपको दे दिया है ठोस आइस, सॉलिड आइस दिया हुआ ना, सॉलिड आइस यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये सॉलिड आइस ही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही प्रोसीजर ही है कि ठोस अवस्था, कोई भी मटेरियल यदि ठोस अवस्था में तो उसमें हीट का ट्रांसफर ज्यादा तेजी से होता है, इसके बाद फिर द्रव में होता है, इसके बाद फिर गैस में होता है। ठीक, तो ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में।